नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे सभी फिट एंड फाइन। सो आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रॉलेट एक्ट के बारे में, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। इस कानून का पूरे भारत में विरोध हो रहा था और जो पंजाब वाला रीजन था वहाँ पर माहौल बहुत गर्मा गया था। पंजाब की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर डिस्कशन करने से पहले इन तीन शख्स के बारे में हम जान लेते हैं। पहला है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वाइसराय हुआ करता था। वाइसराय जो था वो पूरे भारत पर कंट्रोल करता था, तो उस समय जो वाइसराय था वो था चेम्सफोर्ड। और पंजाब वाला जो प्रांत था या पंजाब वाला जो रीजन था वहाँ का जो गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर। और उस समय पंजाब की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जिस सेना प्रमुख को नियुक्त किया गया था वो था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, हमें कन्फ्यूज़न कहाँ होता है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था वो किसने दिया था, और हम जो कन्फ्यूज़ होते हैं वो होते हैं ओ डायर और आर डायर में। ऑप्शन में आपके सामने ओ डायर भी होता है और आर डायर भी होता है, और आप वहाँ पर क्या हो जाते हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो ये ध्यान रखना, जो ओ डायर है वो है माइकल ओ डायर, वो भारत का क्या था, गवर्नर था। और जो आर डायर था उसका नाम था रेजिनाल्ड डायर, पूरा उसको शॉर्ट में लिखते हैं आर डायर। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था वो आर डायर ने दिया था। वो उस समय का ब्रिगेडियर जनरल था रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, तो रेजिनाल्ड डायर को शॉर्ट में आर डायर कहते हैं और माइकल ओ डायर को शॉर्ट में ओ डायर कहते हैं। जब ऑप्शन में इनका शॉर्ट भी नाम होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आर मीन्स रेजिनाल्ड डायर, जिसने जो है वो भारतीय निहत्थों पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। देखो, अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसा कानून भारत में लाया गया था जिसके द्वारा भारतीयों को शक के आधार पर जो है वो जेल में डाला जा रहा था। ना ही उनको कोई वकील करने की अनुमति थी, ना ही उनको अपने फेवर में दलील देने की अनुमति थी, और ना ही वो कहीं अपील कर सकते थे। तो इससे को जो कहा जाता है वो कहा जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के द्वारा भारतीयों को शक के आधार पर जो है वो जेल में डाला जा रहा था। बहुत सारे भारतीय जो है वो जेल की हवा खा रहे थे, निर्दोष थे सभी, और उन्हें जो अंग्रेजों के द्वारा जो है जेल में डाला गया। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था और पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। इस सब के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो वो डिस्कस कर लिया है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। होता क्या है कि पूरे जो भारत है वहाँ पर जो है इसका विरोध किया जा रहा होता है रॉलेट एक्ट का, और जो पंजाब वाला रीजन है यहाँ पर भारतीयों का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वो होते हैं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। और जो दिल्ली होता है, दिल्ली में जो भारतीयों का नेतृत्व करने वाले जो नेता थे वो थे श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद जी। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जो है वो महात्मा गांधी को पंजाब में भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए बुलाते हैं कि आप जो है पंजाब में आइए और यहाँ के जो भारतीय हैं उनका नेतृत्व कीजिए। और यहीं पर जो है 9 अप्रैल का दिन होता है। 9 अप्रैल का दिन होता है। 1919 का ही साल होगा, क्योंकि हम जो है 1919 जलियांवाला बाग के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब डेट कहूँगा कि 9 अप्रैल 11 अप्रैल, तो आप समझ लेना कि 1919 की ही बात हो रही है। तो जब महात्मा गांधी को पंजाब के जो लोगों का नेतृत्व करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जी जो है उन्हें इनवाइट करते हैं, तो महात्मा गांधी जो है वो पंजाब की ओर महाराष्ट्र से कूच करते हैं। और जैसे ही जो है वो पंजाब के लिए आते हैं तो उनको जो है बीच में ही अंग्रेजों के द्वारा जो है वो गिरफ्तार करके पुनः जो है फिर से बॉम्बे जो है भेज दिया जाता है, या बॉम्बे में जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहीं पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को 9 अप्रैल को, ये जो 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को जो है वो अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जैसे ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो पंजाब की जो जनता है वो भड़क उठती है। और जब इनको पता चलता है कि महात्मा गांधी जो है वो हमारा नेतृत्व करने के लिए आ रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो पूरा का पूरा जो माहौल है वो बहुत गर्मा जाता है। मतलब अब जो है हिंसा जो है वो पंजाब में होना निश्चित था। और इसी हिंसा को के डर से अंग्रेजों के द्वारा 11 अप्रैल, डेट याद रखना, 11 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों के द्वारा पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। और वहाँ पर जो सेना प्रमुख नियुक्त होता है वो होता है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, आर डायर जिसे आप शॉर्ट में कहते हो, तो उससे जो है वो जो है वहाँ का सेना प्रमुख नियुक्त किया जाता है।
और मार्शल लॉ लागू होने के बाद अंग्रेजों के द्वारा यह पूरा अनाउंस कर दिया जाता है पूरे पंजाब में कि कोई भी जो है वो एक साथ नहीं घूमेगा, कहीं भी सभाएं नहीं होंगी, कहीं भी कोई भाषण नहीं देगा। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है वो मार्शल लॉ पंजाब में लागू किया गया था। और दिन होता है 13 अप्रैल का। 13 अप्रैल आप सभी जानते होंगे, 13 अप्रैल जो है वो वैसाखी का दिन होता है। 13 अप्रैल का दिन था और सभी जो लोग थे, जो अमृतसर के जो लोग थे, वो जलियांवाला बाग जो था वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर जो इनकी सभाएं चल रही थी और अंग्रेजों को इस बात की जो खबर देता है वो देता है भारतीय गद्दार हंसलाल बोल रहा हूँ, हंसराज। मैंने बहुत सर्च मारी, इस पर्सन की मुझे कहीं भी पिक नहीं मिली। अगर आपके पास जो है हंसराज की कहीं भी सर्च करने पर पिक मिलती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसकी फ़ोटो जो है सेंड करिएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसकी शक्ल कैसी थी। ये जो हंसराज गद्दार था, इसके द्वारा जो है वो आर डायर या रेजिनोल्ड डी डायर को सूचना दे दी जाती है कि जलियांवाला बाग में जो है बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं और यहीं पर जो है जो ब्रिगेडियर, जो जनरल जो ब्रिगेडियर था रेजिनोल्ड डी डायर जो है गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को अपने साथ लेकर जो है वो जलियांवाला बाग में पहुंच जाता है। जलियांवाला बाग में 2 गेट थे। एक गेट को हंसराज जो गद्दार होता है, हंसराज के द्वारा उसे बाहर से बंद कर दिया जाता है और दूसरा जो गेट था वहां पर उस गेट से जो रेजिनोल्ड डी डायर था वो सेना को लेकर अंदर प्रवेश कर देता है। और जो जलियांवाला बाग था वो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था और लोग जो थे यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और यहाँ पर जैसे ही रेजिनोल्ड डी डायर एंटर होता है, अंदर गेट से अंदर होता है और वो जो है भारतीयों को कुछ सेकंड का टाइम देता है कि आप जो है इतने सेकंड में, कोई कहता है 3 मिनट का टाइम दिया था, कोई कहता है 10 सेकंड का टाइम दिया था कि आप जो है इतने सेकंड में इस पूरे जो बाग है, इस पूरे ग्राउंड को खाली कर दीजिए। और उसमें इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे कि अगर उनको वहाँ से उस ग्राउंड से भी बाहर जाना होता या उस जलियांवाला बाग से बाहर जाना होता तो कम से कम एक या 1.5 घंटा जो है उसको खाली करने के लिए लग जाता। यहाँ पर जो है वो रेजिनोल्ड डी डायर पूरी प्लानिंग करके आया होता है कि हमें जो है उन पर गोलियाँ चलानी है, ठीक है, हमें कैसे भी जो है भारतीयों पर खौफ बिठाना है। तो जैसे वो कुछ सेकंड का टाइम देता है उसके बाद जो है रेजिनोल्ड डी डायर आर डायर जो है वो निहत्थे भारतीयों पर जो गोली चलाने का आदेश दे देता है और अंग्रेजों के द्वारा जो है वो निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई जाती है। बहुत सारे लोग जो इस पर मारे जाते हैं। करेक्ट जो आंकड़ा है मैं कहूँ अभी तक नहीं दिया जा गया है, ठीक है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई किसी ने भी जो है उसके आंकड़े दिए हैं, सभी ने जो सिर्फ आइडिया लगाया है कि कम से कम इतने लोग जो है यहाँ पर मारे गए होंगे। तो जैसे ही जो है गोलियां चलना शुरू होती है, जो भारतीय वो यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जो है एक कुआं हुआ करता था, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो कूद जाते हैं और बहुत सारे लोगों की इसमें क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। उसके बाद ये घटना पूरे भारत में, पूरे विश्व में और यहाँ तक कि ब्रिटेन में जहाँ जहाँ भी भारतीय जो क्रांतिकारी फैले हुए थे उन तक पहुँच जाती है। और बहुत ये जो घटना थी बहुत दुख थी, बहुत पूरा जो भारत था वो दुख के मतलब पूरे जो है शोक के माहौल में डूबा हुआ था। और भारत के बहुत सारे जो ऐसे बड़े बड़े नेता थे जिनको जो है अंग्रेजों के द्वारा उपाधियाँ दी गई थी, उनके द्वारा जो है वो उपाधियाँ त्याग दी गई, उनके द्वारा जो पद थे जो उन्होंने ग्रहण किए थे उनको त्याग दिया गया। जैसे कि कुछ गिने चुने पर्सन के मैं नाम बताता हूँ, जैसे कि शंकर नायर जी थे। शंकर नायर जी जो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य था, उन्होंने जो वो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है वो इस्तीफा दे दिया। उसने कहा था कि अंग्रेजों के इस बिहेव को देखकर जो है मैं इस वाइसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं बनकर रह सकता। आखिरकार जो है मैं एक भारतीय हूँ और अंग्रेजों के द्वारा निहत्थे या मजदूर भारतीयों के, मजदूर बोल रहा हूँ, निर्दोष भारतीयों के जो है वो खून बहाया गया है। और महात्मा गांधी जो है वो यहाँ पर केसरे हिंद की जो है वो उपाधि त्याग देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी वो सर नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। जमनालाल जी राय बहादुर की उपाधि त्याग देते हैं। तो बहुत सारे भारतीयों के द्वारा जो है अपनी उपाधियां त्याग कर जो है इन भारतीयों को जो है वो सम्मान दिया था। फिर अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को के तसल्ली के लिए जो है भारतीयों को दिखाने के लिए एक कमेटी गठित की जाती है जिसे कहा जाता है हंटर आयोग। देखो एग्जाम के लिए बहुत पूछा जाता है कि हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की पर जो है जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसमें जो थे वो 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। इस कमेटी ने जो है वो मतलब जो रेजिनोल्ड डी डायर था उसका जो है इसमें आलोचना की, ठीक है, उसको इसने दोषी नहीं ठहराया, बस उसकी आलोचना की कि उसने जो है वो गलत किया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, उसके अंदर क्या मानवता नहीं है, जस्ट ऐसी बातें कर रहे थे, जस्ट आलोचना की गई। और इसके द्वारा जो है वो कहा गया कि इस पूरे कांड में जो है वो केवल 370
379 जो है वो लोग मारे गए हैं, केवल 379 लोग मारे गए हैं। और उसके बाद जो है वो कांग्रेस के द्वारा अलग से एक कमेटी गठित की जाती है, जिसमें जो है जिसकी अध्यक्षता करते हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो एक आयोग जो है वो गठित किया गया, जिसके तहत जो है वो रेजिनोल्ड डायर को दोषी ठहराया गया। लेकिन कांग्रेस की इस कमेटी की बात कोई नहीं सुनता, कोई जो है इसकी बातें मतलब इसकी ओर ध्यान नहीं देता है। और इस तरह जो है अलग अलग कमेटियां गठित की गई, और उसके बाद जो है भारत सरकार या भारतीय जो है वो खुद एक कमेटी गठित करते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि इसमें जो है 1000 से भी अधिक जो है लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग जो जख्मी हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी मतलब एक करेक्ट जो सही जो आंकड़ा है वो हमें प्राप्त नहीं होता है कि उसमें जो वो लोग मारे गए तो कितने मारे गए थे। जलियांवाला बाग में एक छोटा सा लड़का होता है जो उसमें लोगों की सेवा कर रहा होता है। वो जो इस पूरे मंजर को देखता है, और उसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब में होता है, और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। और जब अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों पर गोलियाँ चला रही होती है तो इस पूरे मंजर को जो है वो देख रहा होता है। और जब वो इस पूरे मतलब घटना को देखता है तो उसके बाद उधम सिंह जो है वो जलियांवाला बाग की खून में सनी हुई उस मिट्टी को हाथ में पकड़ता है, और एक वचन लेता है, एक प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक इस पूरी घटना के इस विरोधियों को जो है इस घटना के सभी अपराधियों को मैं सजा ना दे दूं, तब तक जो है मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो आप देखोगे कि फाइनली जो है उधम सिंह जो है इस काम को पूरा अंजाम भी देते हैं। उधम सिंह जी जो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो जो है वो गद्दर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। गद्दर पार्टी के बिहाफ में जो उधम सिंह जी थे वो बहुत सारे कंट्री में घूमते हैं, जैसे कि अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील, यूएसए, इन सारी जो देश है इनकी यात्रा करते हैं। और ये जो है वो एक मौका ढूंढ रहे होते हैं अपने काम को अंजाम देने का। फिर उधम सिंह जो है वो 1934 को 1934 को ये लंदन जाते हैं। लंदन पहुंचकर ये यहाँ पर जो है वो रिवॉल्वर खरीदते हैं, गोलियां खरीदते हैं, और यहाँ पर पूरी इनकी नज़र होती है माइकल ओ डायर की। देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि उधम सिंह ने किसको जो है वो लंदन में गोली मारी थी। मतलब जो उधम सिंह थे उन्होंने जो है 1940 में माइकल ओ डायर को जो है वो लंदन में गोली मारी थी 13 मार्च 1940 को। तो जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हम ज़्यादातर जो टिक करते हैं वो रेजिनोल्ड डायर को करते हैं, क्योंकि उसने जो है वो जलियांवाला बाग में हत्याकांड में जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। और ज़्यादातर आप पढ़ोगे तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यार जो उधम सिंह थे उन्होंने शायद जो है रेजिनोल्ड डायर को ही गोली मारी होगी, क्योंकि उसने जो इस पूरे कांड को जो है अंजाम दिया था। बट ऐसा नहीं होता। रेजिनोल्ड जो डायर होता है, जब उसने जो ये कांड किया होता है तो उसको बहुत सारी आलोचनाएं होती है, और उससे जो है वो ब्रिटेन बुला लिया जाता है। जब रेजिनोल्ड डायर ब्रिटेन जाता है तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा इस रेजिनोल्ड डायर को बहुत सम्मान दिया जाता है। माना जाता है कि इनको जो है 10 करोड़ जो है इनाम दिया गया था, इनको जो है सम्मानित किया गया था। लेकिन फिर 1927 में 1927 में जो है वो रेजिनोल्ड डायर की मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि उनको ब्रेन ह्यूमरेज की जो है बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो 1927 में जो है वो मारे गए थे। मतलब रेजिनोल्ड डायर की जो मौत हो गई थी वो 1927 में हो गई थी। बचा था माइकल ओ डायर। एक्चुअली में इस आपको पता है कि किसी स्टेट में जो है पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस वहाँ के मुख्यमंत्री की होती है, सीएम की होती है, ठीक है। मतलब अगर नीचे एसपी वगैरह जो है वो कुछ काम करेंगे तो उनको जो है वो जवाब देना पड़ेगा सीएम को, ठीक है। वो सीएम जो है उनसे पूछ सकता है, या सीएम जो है उनको कुछ काम करने के लिए कह सकता है। तो उसमें जो पंजाब का गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर जो है वो इस पूरे घटना के साथ जो है जुड़ा हुआ था, और उधम सिंह मानते हैं कि जो माइकल ओ डायर था वो इस पूरी घटना का दोषी था, वो अपराधी है, उसका जो मरना अब निश्चित है, और उसको मारना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य होगा। जब उधम सिंह लंदन में होते हैं तो 13 मार्च 1940 को वहाँ पर एक बैठक होती है रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की। याद रखना, रॉयल एशियन सेंट्रल सोसाइटी की बैठक जो है लंदन में काकस्टन हॉल होता है। वहाँ पर काकस्टन हॉल में जो है इसकी बैठक हो रही होती है, और वहीं पर जो है माइकल ओ डायर आता है। माइकल ओ डायर के आने से पहले ही जो है वो उधम सिंह अपनी किताब में रिवॉल्वर डालकर जो है वहाँ पर बैठे होते हैं। पहले जो है पूरी सिचुएशन में पूरा माहौल तैयार कर चुके होते हैं कि मुझे वो कैसे जो है उसको गोली मारनी है। और जैसे ही जो है रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक कंप्लीट होती है, उसके बाद जो है माइकल ओ डायर सीधा जो है जो उधम सिंह है वो माइकल ओ डायर के सामने खड़े हो जाते हैं, और उसको कहते हैं कि तू अपने पापों से नहीं बच सकता, तूने जो भी भारत में किया है, ठीक है, उसकी सज़ा देने के लिए जो है मैं तेरे सामने अब खड़ा हूँ। इस समय जो है अब तुम्हें भगवान से मिलाने की
का टाइम जो है वो आ गया है। और यहीं पर जो है उधम सिंह उसकी छाती पर जो है 2 गोलियां दाग देते हैं और जो माइकल डायर था उसकी ऑन द स्पॉट जो है वो मौत हो जाती है। डेट थी 13 मार्च 1940 की, जिसमें माइकल डायर को जो है लंदन के काकस्टन हॉल में जो है उधम सिंह उसे गोली मारकर जो उसकी हत्या कर देते हैं। उधम सिंह वहाँ से भागते नहीं हैं, यहाँ पर जो फिर अंग्रेजी जो जो पुलिस होती है वो आकर इनको गिरफ्तार कर लेती है। और 4 जून 1940 को, 4 जून का दिन होता है 1940 को, उधम सिंह को ब्रिटेन की कोर्ट के द्वारा जो है वो दोषी ठहराया जाता है और उनको जो है 31 जुलाई 1940 को फांसी की सज़ा जो है मुकर्रर की जाती है। फिर उधम सिंह जी को जो है 31 जुलाई 1940 को ब्रिटेन के पेटनोविल जेल में जो है वो फांसी दे दी जाती है। यहीं पर जो है वो उधम सिंह शहीद हो जाते हैं। और इस तरह से उधम सिंह ने अपनी जो प्रतिज्ञा है, जो उन्होंने जलियांवाला बाग में जो है मिट्टी को हाथों में लेकर जो है वो कसम खाई थी, उसको जो है इन्होंने पूरा किया था। कब किया था? 13 मार्च 1940 को। उसके बाद 31 जुलाई 1940 को ये शहीद हो जाते हैं, इनको जो है वो फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, अगर आज आपको कभी भी मौका मिलता है पंजाब में अमृतसर जाने का तो आप जलियांवाला बाग जरूर जाइएगा। मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा। जलियांवाला बाग में आज भी जो है वहाँ की जो गोली के निशान रखे हुए हैं, देखिए मतलब गोली के निशानों को जो है वो अंडरलाइन किया गया है, मतलब गोली के निशानों पर जो है वो उन्होंने अलग अलग से जो है उनको साइन किया हुआ है कि आप देख सकते हो कि वो गोलियों के निशान आज भी जो है वहाँ पर हैं। जब वहाँ पर आप जाएंगे या जाओगे तो वहाँ पर आप महसूस करोगे कि क्या मंजर रहा होगा उस दौर का, 13 अप्रैल 1919 का। ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। डेट याद रखना कब हुआ था? 13 अप्रैल, वैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसने जो है इस गोली चलाने का आदेश दिया था? तो आर डायर ने, रेजिनोल्ड डायर ने। जो उधम सिंह थे उन्होंने किसको जो है गोली से मारा था? तो माइकल डायर को। ओके, इस वीडियो में बस इतना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।